दामिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन दामिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। दामिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है दामिनी, आज बहुत देर तक सोई हो? दामिनी, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाकर क्या करे? आलोकनाथ बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? दामिनी, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि दामिनी को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी तो वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। दामिनी, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने के रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा। तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर दामिनी के लिए रिंग ले आया। लेकिन दामिनी बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच दामिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा रमन और सुप्रिया रहने के लिए आ गए। जब अपनी बड़ी सी कार में से रमन और सुप्रिया उतरे तो दामिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी और ना ही कमाई। दामिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर रमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रमन नहीं खोला। सामने से रमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। दामिनी जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। रमन जी, अभी देता हूँ। रमन, सुप्रिया, सुप्रिया जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। रमन ने उसे दामिनी को देने को कहा। इस बीच दामिनी की नज़र रमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब सुप्रिया ने दामिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और रमन दोनों ने दामिनी को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। दामिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों ले आई? ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे दामिनी रमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्दी ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैर हाजिरी में भी रमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। रमन हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। दामिनी, अरे ऐसा मत कहिए रमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। रमन, ये आप क्या कह रही हैं?
दामिनी बोली, आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो रमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि रमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन रमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो दामिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, दामिनी रमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर आई। सुप्रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। दामिनी बोली, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये रमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। दामिनी, अच्छा क्या कहते हैं रमन? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपकी जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर दामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। रमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर दामिनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। दामिनी मन में ही, यही सही मौका है रमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। रात को 9 बजे दामिनी ने रमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। रमन ने जरा देर से दरवाज़ा खोला। दामिनी, क्या बात है रमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। दामिनी, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। रमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। दामिनी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। दामिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि रमन को खिलाया भी। अब तो दामिनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। रमन को दामिनी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन रमन, दामिनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, दामिनी सुबह सुबह रमन के घर आई। रमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो वो 7 बजे ही बज रहे थे। दामिनी, अरे रमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शॉवर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ? रमन ने हामी भर दी। इधर दामिनी तो किसी और फिराक में थी। उसने रमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। रमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर दामिनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। दामिनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो रमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक रमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। दामिनी, ओह सॉरी रमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। रमन अब भी दामिनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था।
इधर दामिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें रमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी दामिनी वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। दामिनी, रमन, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीर मेरे पति को दिखा देगा। रमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। रमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए दामिनी को दे दिए। हालांकि उसे दामिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन दामिनी ने एक बार फिर उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब रमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो दामिनी ने फिर से उससे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार रमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। रमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से रमन के पास लौट आई। उस दिन दामिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। दामिनी, अरे तुम कब आई? सुप्रिया, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने रमन और दामिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाईं और कहा, भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही दामिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार दामिनी टूट गई और रोते हुए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। दामिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन रमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।